नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कीर्ति कैंपस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और आज इसी क्रम में हिंदी के विद्यार्थी के रूप में मैं प्रदीप शैन आपको आज एक टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो यहाँ से बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा, शॉर्ट मतलब डिटेल, यहाँ से शॉर्ट और रूप होगा लेकिन समझ में आपको डिटेल में आएगा। तो वो चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों को कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जिससे आप अपना जो मुख्य बिंदु है वो आप नोट भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो प्रारंभ करने से पहले विद्या की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करता हूं और एक श्लोक से हम लोग प्रारंभ करेंगे। नमस्ते शारदे देवी, नमस्ते शारदे देवी, सरस्वती मति प्रदे, वसत्वं मम जिह्वाग्रहे, सर्व विद्या प्रदा भव। ओम शांति। तो टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का विकास। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा का विकास, इस पे चर्चा करना है। और ये उद्भव मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उद्भव का मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस पे चर्चा करेंगे। और ये विकास, ये जो विकास शब्द लिखा है, क्या जो हिंदी आज है वही हिंदी पहले भी थी? तो इसके विकास में इसने कितने आयाम गढ़े हैं, उस पे भी चर्चा बृहद रूप से हम लोग करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रख के इसको नोट भी करना है और चर्चा करें। सबसे पहले बात आती है, जब हम भी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बात आती है भाषा की, कि भाषा क्या है। इंग्लिश में लैंग्वेज हो गया, हिंदी में भाषा का मतलब क्या है, भाषा क्यों जरूरी है। हर राष्ट्र में एक भाषा होती है, निर्धारित भाषा होती है उनकी, जिससे वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो अपने क्या करते हैं, आचार विचार, अपने भावों का आदान प्रदान, एक दूसरे से भावों को, उनके भावों को समझते हैं और अपनी भाषा के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तो ये भाषा क्या है? वास्तविकता में भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है बच्चों, भाष धातु। एकल उद्धरण में इसको बंद करेंगे। एकल उद्धरण का तात्पर्य है, एकल उद्धरण मतलब इंग्लिश का आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो भाष धातु क्या है? संस्कृत की भाष धातु। और भाष का मतलब क्या है? इसका जो अर्थ है वो है प्रकट करना। प्रकट करना, प्रकट करने से मतलब, प्रकट करने से तात्पर्य है कि अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे से पहुंचाना। भाई सीधी सी बात है, जब आपके भाव, आपके विचार दूसरा समझेगा तभी उसको आपका प्रति उत्तर मिलेगा। भाव विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करने का जो माध्यम है वो भाषा ही हो सकती है, भाषा ही हो सकती है। और ये जो शब्द आया है वो आया है आपका, उत्पत्ति अगर पूछे, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। और संस्कृत की किस धातु से हुई? भाष धातु, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? प्रकट करना। प्रकट क्या करेंगे? अपने विचार, अपने भाव, ये हम प्रकट करेंगे। ये तो रहा भाषा की बात। हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। उस भाषा की अगर हम बात करें, हर राष्ट्र की भाषा होती है, तो अपनी भी एक भाषा है जिसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो अपनी भाषा है हिंदी। हिंदी बड़ी प्रेम की भाषा हिंदी। भावों की, जो भावों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करती है वो हिंदी, प्रेममयी हिंदी ही अपनी भाषा है। लेकिन विडंबना ये है कि अभी तक हम अपनी हिंदी, जो प्रेममयी भाषा है हिंदी, उसको हम अभी कुछ दर्जे नहीं इसको मिल पाए हैं, इसको इस रूप में अभी भी हम नहीं देख पा रहे।
राष्ट्रभाषा का रूप बन तो रहा है, लेकिन राष्ट्रभाषा लिखित तौर पर अभी भी ये उस मुकाम पर नहीं पहुंची कि लिखित रूप में हम कभी प्रमाणित रूप से हम ये कह सकें कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। तो लिखित रूप में हमें अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है या प्रमाण नहीं है कि हम ये कह दें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पेपर में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है, परिनिष्ठित भाषा है, ऐसे करके विकल्प आपको मिलने वाले हैं। तो राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, मातृभाषा ये है क्या, वे भाषा क्या है, इस पे हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा के कई रूप होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा भाषा, फिर आपने पढ़ा होगा उपभाषा, है ना, फिर आपने एक शब्द पढ़ा होगा विभाषा, विभाषा के रूप में पढ़ा होगा, विभाषा क्या होती है। फिर आपने कुछ शब्द ऐसे पढ़े होंगे जैसे लिखा होगा परिनिष्ठित, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित भाषा क्या है, ये आपने पढ़ा होगा। ये कई प्रश्न बच्चों, ये कई प्रश्न बच्चों के दिमाग में चलते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत होती है गुरुजी, यहाँ पर परेशानी हो जाती है कि इनमें हम कैसे विभेद करेंगे, ये क्या है। हाँ, और एक आता है मातृभाषा के रूप में आ जाता है शब्द, है ना। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले। फिर एक शब्द आता है राजभाषा। राजभाषा शब्द क्या है सर? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पे चर्चा बृहद रूप से हम लोग करने वाले हैं कि भाषा, उपभाषा, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, और इसी के क्रम में जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसी के क्रम में बोलियों की चर्चा करेंगे। अगला जो क्रम रहेगा इनके बाद वो बोलियां आएंगी। बोलियों के बाद हम लोग पढ़ने के इसमें उपबोलियां, उपबोलियां, इनके विषय में थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। जब हम किसी भी भाषा को पढ़ें तो इन चीजों से रूबरू होना हमारा अति आवश्यक हो जाता है कि भाई जब इसकी ही जानकारी नहीं है और प्रश्न आया तो हमारा निश्चित रूप से वो प्रश्न छूटेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैंने एक बात आपको ये क्लियर करा दी कि भैया राष्ट्रभाषा, सबसे पहले मैंने चर्चा कर दी भाषा की कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा है जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रकट करना। और क्या प्रकट करेंगे? प्रकट करने से मतलब क्या है बच्चों? प्रकट करने से मतलब है कि अपने भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा है। वह माध्यम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आता है कि राष्ट्रभाषा शब्द क्या हुआ। तो राष्ट्रभाषा की बात कर लो, क्या होती है राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की लगभग, ये नोट करते रहिएगा, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की लगभग 90% जनसंख्या या वहां के जो नागरिक हैं, अगर इस किसी भी भाषा को एक माध्यम बना लेते हैं अपनी बोलचाल का, जिससे उनके भाव एक दूसरे के सामने वो अपने भाव प्रकट करते हैं, तो अगर 90% नागरिक अपने भाव आदान प्रदान करने की जो भाषा बना लेते हैं, वही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है। लेकिन एक किसका लिखित प्रमाण भी होना चाहिए। लिखित प्रमाण क्या है भैया? लिखित प्रमाण जो होगा आपका एक पैरामीटर है। भाई पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये है कि भैया 90% जनसंख्या
या नागरिक वहां के उसको प्रयोग करें। दूसरी बात क्या है कि उसको अगर प्रमाण के तौर पर कहें कि भैया ये प्रमाण क्या है, ये तो आप बोल रहे हो प्रमाण क्या है, तो प्रमाण के रूप में भी कहीं लिखित होना चाहिए कि भाई इसने ये कहा था, इन्होंने कहा था। ऐसे तो चलेगा नहीं कि भाई वो कह रहे थे, पड़ोसी ने कहा था कि ये राष्ट्रभाषा हो गई, बोले हमने उनसे सुना था। ऐसा चलेगा क्या? तो ऐसा नहीं चल सकता। हम लिखित रूप से उसकी बात कर लें कि ये है कहां, तो हम निरुत्तर हो जाएंगे। हिंदी के तौर पर राष्ट्रभाषा के रूप में हम निरुत्तर हो गए। निरुत्तर हो गए क्या? कि हमारे पास जवाब ही नहीं है कि हम उसका एक प्रमाण दे सकें। और ये विडंबना रही भारत की कि जितने भी राजनेता है इस पे चर्चा तो करी है कि हाँ राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाई इस पे। तो क्या है राष्ट्रभाषा? क्या है? किसी भी देश की अधिकांश मतलब 80 से 90% वहां के नागरिक जिस भाषा में अपने भाव प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, उस भाषा को हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। उस भाषा को क्या नाम दिया हमने? राष्ट्रभाषा नाम दिया। ठीक है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा अगर पूछा जाए कोई है क्या? राष्ट्रभाषा भारत की है कोई बच्चों? तो भारत की अभी कोई राष्ट्रभाषा मौखिक तौर पर तो हम कह देते हैं, ओरली तो हमने कह दिया, मौखिक तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन लिखित बच्चों लिखित राष्ट्रभाषा नहीं है। लिखित राष्ट्रभाषा नहीं है, प्रमाणिक राष्ट्रभाषा नहीं है, मौखिक है। मौखिक है, मौखिक कह देंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। लेकिन संवैधानिक रूप से दर्जा अभी इसको नहीं मिला। यह है हमारी राष्ट्रभाषा। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात मैंने लिखाई थी, आपको बताया। राष्ट्रभाषा के बाद आता है एक शब्द आता है राजभाषा। राजभाषा भाई ये क्या है? इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। राजभाषा का मतलब क्या है कि भैया अगर मैं एक शब्द यहां हो रहा था बच्चों, ध्यान से देखना, राज्य भाषा हो ना, तो भैया राज्य भाषा अलग बात होती है और राजभाषा अलग बात होती है। ये राज्य की भाषा है और ये सरकारी कामकाज की भाषा है। ये सरकारी कामकाज की भाषा है और ये राज्य की विशेष भाषा हो गई। तो यहां पर राज्य भाषा और राजभाषा में अंतर पहले स्पष्ट कर लीजिए। दूसरी बात क्या है? राजभाषा है क्या? यानी हिंदी की बात करें तो अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी हमारी क्या है? लिखित तौर पर हिंदी हमारी क्या है? लिखित भी और मौखिक भी। हिंदी हमारी लिखित और मौखिक दोनों रूपों से, लिखित और मौखिक दोनों रूप में हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा के तौर पर प्रचलित हुई। कैसे? अब इसका प्रमाण क्या भाई? इसका तो गुरुजी प्रमाण दिया नहीं आपने, तो इसका प्रमाण है नहीं हमारे पास लिखित, तो हम प्रमाण कहां से देंगे भाई? संविधान में कहीं है नहीं, किसी पुस्तक में लिखा नहीं है, यही प्रमाण होते हैं। अब इसका गुरुजी क्या प्रमाण है? तो भाई इसका प्रमाण बच्चों क्या है? इसका प्रमाण यह है कि संविधान जब आप देखेंगे, संविधान जो भारत का संविधान है उसमें कुछ अनुच्छेद हैं। तो उन अनुच्छेदों की अगर बात करें, जो हमारा भाषा वाला अनुच्छेद है वो है 343। अनुच्छेद कौन सा बच्चों? ये नोट करते रहिए, अनुच्छेद 343। जब आप अनुच्छेद 343 को देखोगे तब आपको वहां पर कुछ मिलेगा और वहां क्या लिखा होगा, और उसमें भी अनुच्छेद में भी अनुच्छेद 343 भाग की बात करें, पूरा डिटेल से समझना है इसको कि संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 भाग 17 बच्चों 17, और खंड की बात कर लो, उसमें भी खंड है, पार्ट है, तो खंड का, या अगर बात करें तो खंड इंग्लिश के तौर पर देख लो बच्चों तो ए,
या और बात करें बच्चों तो फर्स्ट, ये यानी आपको एग्जाम में या तो ये लिख के आएगा या ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, तो इस पे विचलित ना हो, एक ही बात। एग्जाम सेंटर क्या कर रहे हैं, वो का लिख देंगे, ए लिख देंगे, फर्स्ट लिख देंगे, तो आप कतई ध्यान इस पे नहीं देना। आपको सिर्फ का मतलब पहला, भाई व्यंजन कहां से प्रारंभ, का, और हो सकता है स्वरों से अगर ले ले तो बच्चों आ हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इतनी बात अगर समझ में आई तो ध्यान से ये देखना कि चाहे आ लिखा हो, चाहे का लिखा हो, चाहे ए लिखा हो, चाहे फर्स्ट लिखा हो, कुछ भी इस तरीके का हो, यानी फर्स्ट ये सिंबल आप सभी जानते ही हो, ध्वनिया जानते हो, तो इनमें से कोई भी आए तो ये भाग 17 खंड का आ फर्स्ट ए कुछ भी लिखा हो। दूसरी बात क्या हो, आर्टिकल फिर से एक बार क्लियर कर लो, 343 भाग 17 में। और अगर हम बात करें अनुसूची की, जो अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची की बात प्यारे बच्चों करें, देख लो भैया ध्यान से, इसको ध्यान से देखना है और नोट भी करते रहिए, क्योंकि जितना मैंने दिया उतना मैं वापस भी लूंगा आपसे, आपको वापस भी करना पड़ेगा। क्यों? इसको कमेंट के माध्यम से भी आपको बताना है कि गुरुजी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? तो हाजिर जवाबी भी होनी चाहिए। इसमें देखिए अनुसूची की बात कर लें, अनुसूची क्या है, अनुसूची बात करें संविधान की अनुसूची, 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 भाग 17 और खंड का ए फर्स्ट या अ के तहत हिंदी को, प्यारी हिंदी को, लुभावनी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और कब बात कर लो भाई, कुछ डेट भी होगी, तो डेट भी है भैया, डेट भी है 1949 की बात कर लो, 1949 की बात कर लो, और 1949 को जो 14 सितंबर की अगर हम बात करें, 14 सितंबर, ये जो 14 सितंबर दिख रहा है ना, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान में उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। 8वीं अनुसूची आर्टिकल 343 भाग 17 खंड का हिंदी दिवस। हो सकता है कि आपको ये लिख के आ जाए कि भैया राष्ट्रीय, आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस बताओ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह दे या सिर्फ हिंदी दिवस कहे, तो आप अपने उत्तर को दोनों रूप में देखिए, राष्ट्रीय भी देखिए और हिंदी भी देखिए, कुछ भी आ जाए इन दोनों में से। लेकिन एक विशेष ध्यान देना, यहां पर जैसे ही विश्व आए लला, विश्व हिंदी दिवस आए, विश्व हिंदी दिवस, अगर विश्व हिंदी दिवस आ जाए तो फिर इसको नहीं आप करेंगे, ये विश्व हिंदी दिवस की तिथि नहीं है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है बेटा। तो पहले क्या करना है, पहले 14 सितंबर को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी दिवस के रूप में मनाया। कब से संविधान में दर्जा? 1949 को। मनाया कब जाता है, अंगीकार 14 सितंबर को हुआ, इसीलिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता। अच्छा है क्या राजभाषा, इस पे भी चर्चा करो। ये तो दर्जे की बात हो गई, भाई दर्जा मिल गया। अब बात करो कि राजभाषा है क्या। तो किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में सरकारी कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी उसे ही क्या कहा गया, राजभाषा का दर्जा। यानी किसी भी राज्य की बात करो तो उस राज्य में क्या होगा, उस राज्य में वहां की जो क्षेत्रीय यानी जो वहां की लोकल लैंग्वेज होगी वो भी चलेगी, और हिंदी भी वहां पर पत्राचार के रूप में, आप लिखित रूप में वहां अपने
भाव विचार या कोई कामकाज है, कोई पत्र देना है, वहां पर आप हिंदी में भी आपका ये चलेगा। ये बात हुई हिंदी की राजभाषा। राजभाषा क्या है? भारत के किसी भी राज्य में, है ना, हिंदी को क्या दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया। क्यों दिया गया? क्योंकि वो सरकारी जो कामकाज होंगे वो हिंदी में भी चलेंगे, बाकी की लैंग्वेज में भी चलेंगे, लेकिन हिंदी को हम नकार नहीं सकते। ये दर्जा प्राप्त किया है भारत ने आजादी के बाद। लेकिन विडंबना क्या है कि राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई। ये विडंबना है कि राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं, तो लिखित तौर पर नहीं, हृदय में हिंदी राष्ट्रभाषा ही है बच्चों, ठीक है, हृदय में हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, लेकिन लिखित तौर पर प्रमाणिक नहीं हुई अभी तक, प्रमाण नहीं मिल पा रहा, प्रमाण है ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो बात इतनी समझ में आई। दूसरी बात क्या करें, इसको पहले नोट करो फटाफट, इसको नोट करिए। राष्ट्रभाषा क्या थी, उसके बाद आप राजभाषा को नोट करिए। राजभाषा में क्या है? हिंदी। राजभाषा क्या है? इसको लिखित और मौखिक संवैधानिक दर्जा मिला। कब मिला? आर्टिकल 343 में भाग 17 खंड का 8वीं अनुसूची। और कब? 1949। कब? 14 सितंबर। तो इसीलिए हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। और ये भाषा कैसी है? भारत के किसी भी राज्य में, यानी कामकाज की सरकारी कार्यालयों में जो भाषा चलती है वो हो गई आपकी राजभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिसको लिखित तौर पर वहां की जनसंख्या, वहां के नागरिक ज्यादा से ज्यादा अपने भाव विचार जिस भाषा में करते हैं वही है राष्ट्रभाषा बच्चों, ठीक है। इतना नोट करने के बाद हम लोग चले गए। अब आता है एक प्रश्न कि सर गुरुजी मातृभाषा क्या है? बोले गुरुजी मातृभाषा क्या है? ये सब भाषाओं के चक्कर क्या है? भैया ये भाषाओं के खेल है। मातृभाषा नाम से ही लग रहा है, इंग्लिश में रूप क्या है? मदर टंग, है ना, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब माता की भाषा। माता की भाषा है क्या? बिल्कुल सही है, माता की ही भाषा। भाई हमने सीखा कहां से? अपने परिवार से। हमने परिवार से सीखा, कुछ अपने क्षेत्र विशेष में सीख लिया, जिस क्षेत्र विशेष में हम निवास करते हैं, है ना। छोटा बच्चा हो, इंग्लैंड चला जाए, वहां की भाषा सीख जाएगा, है ना। और इंग्लैंड का बच्चा यहां आ जाए तो वो यहाँ की भाषा सीख जाएगा, है ना। तो यही तो है मदर टंग। क्या है मदर टंग का मतलब? जो हमने अपने परिवार से सीखी, परिवार के सदस्यों से सीखी, परिवार या अपने क्षेत्र परिवार या अपने क्षेत्र जिसमें हम निवास करते हैं, सॉरी ये निवास छोड़ दो, ये परिवार या अपने क्षेत्र से या में प्रचलित, ये ठीक रहेगा, में प्रचलित भाषा ही क्या कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी। मातृभाषा कहलाती है। ये तो हो गई मातृभाषा। अब जैसे क्या है मातृभाषा? क्या है भाई? हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, हम उत्तर प्रदेश निवासी, तो मातृभाषा क्या है? हिंदी। अधिकांशतः कुछ राज्य छोड़कर हिंदी लगभग सभी प्रदेशों में बोली जाती है, लिखी जाती है। कुछ विशेष राज्य छोड़ दो, जैसे नागालैंड हो गया, हिंदी कम प्रचलित है, वहां तो वहां की नागा और वहां इंग्लिश चलती है। तो मातृभाषा क्या है? तो हिंदी अगर बात करें तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। इसीलिए आरंभिक शिक्षा बच्चे को मातृभाषा में देनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा को वो परिवार से सीख के आ रहा है। वो परिवार की जो भाषा होती है, जो परिवार की बच्चों भाषा होती है, वो बच्चा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब विडंबना क्या है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब तो इंग्लिश पढ़े और जन्म हिंदी के रूप में हुआ तो इंग्लिश बने घूम रहे हैं, इंग्लिश बने, इंग्लिश सीख नहीं पाए, हिंदी सीख नहीं पा रहे, दोनों का मिक्सचर कर लिया, इंग्लिश के रूप में जी रहे हैं। जबकि क्या है, अगर बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा, जो वहां की क्षेत्रीय लैंग्वेज है, मान लीजिए तमिल का बच्चा है, तमिलनाडु का बच्चा है, वहां के तमिल में सीखेगा, अच्छा सीख लेगा।
अब उसको हिंदी सिखा दो, हिंदी लेके चलेगा क्या? हिंदी में वो अच्छा नहीं कर पाएगा। हाँ, डेवलप हो जाए, विकास हो जाए, फिर उसको थोड़ा सा उस भाषा में डालो। शुरुआत में ही वो उसको इंग्लिश देके दे, अभी तो प्रचलन ही है, इंग्लिश चल रही है। अब इंग्लिश जो चल रही है, जो कक्षा 9 में 10 में 11 12 में जो इंग्लिश के चैप्टर आते थे, पढ़ते थे, वो कक्षा 2 3 में मिलने लगे। बच्चा वो हम नहीं समझ पाते थे, वो बच्चा कैसे समझेगा? तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम इंग्लिश की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हिंदी को खोते जा रहे हैं और इंग्लिश भी सीख नहीं पा रहे। ये बात है सही। आइए बात करते। तो हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, हिंदी हमारी राजभाषा भी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है बच्चों। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, 3 भाषाओं पे चर्चा हुई। ठीक है, अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित भाषा, परिवार में सीखते हैं जो भाषा, वही मातृभाषा होती है। तो हिंदी हमारी। अब एक प्रश्न आता है कि सर, एक मैंने सुना था गुरुजी, संपर्क भाषा क्या है? बोले गुरुजी ये भाषाएं बड़ी है। तो लल्ला जितना पढ़ लो उतना कम। संपर्क भाषा क्या है बच्चों? संपर्क भाषा क्या है? संपर्क भाषा का मतलब क्या है? संपर्क भाषा का मतलब है बच्चों कि एक दूसरे से जब हम संपर्क करते हैं तो भाई आप कुछ तो बोलोगे। अब जैसे किसी से कह दिया हाय, तो हाय हाय पड़ा है, हाय पड़ा हाय। अब किसी से कह दिया नमस्कार, ये संपर्क में हो गया। हमने नमस्कार किया, उस व्यक्ति ने भी मेरी भाषा को समझा और अभिवादन किया, उसने भी नमस्कार किया। हमने राम राम बोला, उसने भी राम राम बोल दिया। तो वो समझ रहा है और मैं भी समझ रहा हूं उसकी। हमने अपने विचार दूसरे के सामने रखे, मुझे कष्ट था, मैंने दूसरे के सामने रखे, उसने मेरी बात को समझा। क्यों? क्योंकि वो मेरी भाषा जानता था। तो क्या हो गई? यही भाषा संपर्क है। तो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, संपर्क करने के लिए, संपर्क करने वाली भाषा, करने वाली भाषा, संपर्क करने वाली भाषा ही संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा कहलाती है बच्चों, कहलाती है। नोट करते रहिए इसको। दूसरी बात क्या है? अब ये संपर्क भाषा है क्या गुरुजी? प्रश्न आए तो क्या करेंगे? तो लल्ला क्या करना है, ये भी हिंदी हो गई। हिंदी हमारी क्या है? संपर्क भाषा भी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी हो गई मौखिक रूप से, लिखित रूप से और मौखिक रूप से, दोनों रूप से। राजभाषा हो गई, मातृभाषा हो गई। अब आ गए हम लोग, एक शब्द आता है बच्चों प्यारे, परिनिष्ठित भाषा क्या है? सुना होगा आपने। परिनिष्ठित भाषा क्या है? परिनिष्ठित, मैं साफ नहीं करूंगा तब तक आप लोग नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा क्या है बेटा? शब्द सुना होगा परिनिष्ठित। एक शब्द आता परिष्कृत। परिष्कृत क्या है? परिष्कृत क्या है? परिष्कृत का मतलब होता है साफ सुथरी, सफाई वाली, उसको कहते हैं परिष्कृत। एक शब्द है परिनिष्ठित। परिनिष्ठित क्या है? परिनिष्ठित का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसमें साहित्यिक रचनाएं या प्रबुद्ध जनों की जो भाषा होती है, कह सकते हैं प्रबुद्ध जनों की भाषा। प्रबुद्ध जन क्या होते हैं गुरुजी? गूढ़ शब्द है ये तो। प्रबुद्ध जन की भाषा मतलब पढ़े लिखे कह सकते हैं, जिनको व्याकरण का ज्ञान है। प्रबुद्ध जन, साहित्य का ज्ञान है, प्रबुद्ध जन की भाषा। गुरुजी प्रबुद्ध जन क्या है? प्रबुद्ध जन की भाषा का मतलब हो गया व्याकरणिक तौर पर, व्याकरण से युक्त भाषा हो, व्याकरणिक भाषा, व्याकरणिक, व्याकरणिक बेटा, और साहित्यिक, दोनों रूप से शुद्ध हो। साहित्य, साहित्यिक हो बेटा, व्याकरणिक हो, ऐसी भाषा अगर है जिसमें साहित्य लिखे गए हो और जिसमें व्याकरण का ज्ञान हो, शुद्धता के साथ जिस भाषा का प्रयोग किया गया हो, वही भाषा क्या होती है? परिनिष्ठित भाषा होती है।
जो प्रबुद्ध जनों, पढ़े लिखों की भाषा, जिसमें त्रुटियां ना हो, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? परनिष्ठित भाषा कहते हैं। तो भैया हिंदी हमारी क्या हो गई? परनिष्ठित भाषा भी हिंदी हो गई। हिंदी हमारी कैसी भाषा हो गई? परनिष्ठित भाषा भी बच्चों हिंदी हो गई। तो क्या क्या पढ़ा आपने? थोड़ा सा इस पे विचार करिए। बैक में चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ा। राष्ट्रभाषा क्या थी? किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की अधिकांशतः लगभग 80 से 90% वहां के नागरिक जिस भाषा में अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं एक दूसरे से, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक। दूसरी क्या पढ़ी? राजभाषा क्या था? भैया राजभाषा क्या थी? वह भाषा जिसको सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में देखा जाता है, वो राजभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है। अब राजभाषा का दर्जा क्या दिया? राजभाषा का दर्जा, इसका प्रमाण है भाई, राष्ट्रभाषा का प्रमाण नहीं था, तो राजभाषा का दर्जा दिया है संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 343 आ गया बच्चों। भाग देखेंगे तो 17 का ए फर्स्ट या आ में एक ही बात है। तो ये तो प्रमाणिक हो गया। कब दर्जा मिला? 1949 को। कब? डेट के रूप में 14 सितंबर को। इसीलिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। दूसरी भाषा क्या थी इसके बाद? इसके बाद थी बच्चों, दूसरी भाषा की बात करें तो मैंने बताया कि भैया मातृभाषा क्या थी? भाई मातृभाषा का मतलब जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, अपने क्षेत्र में सीखते हैं, अपने रिश्तेदारों से सीखते हैं, वही भाषा है। सीधी सी बात है। आस पड़ोस की भाषा भी हो गई। तो हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा भी हो गई। संपर्क भाषा क्या है? जब हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं किसी भाषा को लेकर, वो हमारे विचारों को समझता है, हमारी भाषा को समझ लेता है, तो संपर्क की भाषा, संपर्क भाषा हिंदी हमारी संपर्क भाषा भी हो गई। परनिष्ठित भाषा क्या है? परनिष्ठित भाषा बच्चों क्या है? तो परनिष्ठित भाषा का मतलब है ऐसी भाषा जो व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो और जिसमें साहित्य लिखे गए हो, ऐसी भाषा को हम क्या कह देते हैं? परिनिष्ठित भाषा कह देते हैं। तो ये भाषा का काम था। अब इसमें भी कुछ भाषाएं, अब भाषा रूप जब लेती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में भाषा बटेगी। छोटे छोटे क्या रूप हो जाएंगे बच्चों? छोटे छोटे रूप क्या हो जाएंगे? छोटे रूप क्या होंगे? आइए चर्चा करते हैं कि भैया गुरुजी, छोटे रूप में देखेंगे हम लोग उपभाषाएं। भाई भाषा के भी तो टुकड़े हुए, उपभाषाएं देखेंगे। भाषाएं और उसके रूप में हमने उपभाषा देखा। उपभाषा में क्या देखना है? ये उपभाषाओं की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में हम लोग। तो तब तक आप लोग इतना तैयार करिए और अपने कमेंट भी दीजिए जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, मेरा पढ़ाया आपके कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।